नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। राज्यसभा में कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं जबरन धर्मांतरों को मौन समर्थन तो नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने 125 करोड़ जनता से किए वादे की दिलाई याद। 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी की जमानत पर लोकसभा से निंदा प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ कड़ाई से उठाया गया मामला। लोकसभा में जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश। वित्त मंत्री ने कहा, 3 साल तक राज्यों के नुकसान की होगी भरपाई, जनता को भी मिलेगी राहत। भविष्य निधि पर 9.25% का ब्याज। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ के प्रस्ताव की दी मंजूरी। 5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कोहरे की चादर में लिपटा समूचा उत्तर भारत। श्रीनगर और लेह में तापमान 0 से नीचे। खराब विजिबिलिटी के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। जबरन धर्मांतरण पर प्रधानमंत्री के मौन को विपक्ष ने आज एक बार फिर से मुद्दा बनाया। राज्यसभा में 5वें दिन भी सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए और 125 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही की बात कही। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरन धर्मांतरण का मुद्दा विपक्ष ने फिर उठाया। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने जवाबदेही के नाम पर ही जनता से वोट मांगे थे, इसलिए अब जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं। उन्होंने ही दर्द दिया है, उन्हीं को ही दवा देना होगी, क्योंकि उन्होंने ही भारत की जनता को कहा है कि मैं आंसरेबल हूं, मैं आंसरेबल हूं, मुझे ताकत दे दो, मुझे शक्ति दे दो। उन्हीं को विश्वास देना होगा भारत की जनता को। दूसरे दलों के सदस्य भी गुलाम नबी आजाद की बात से सहमत नजर आए और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। The opposition a few minutes ago has clearly outlined the stand of what the mood of the House is, what the 140 members is. The stance is very clear. The opposition wants a discussion on this. Why is the Prime Minister shying away? He should come here and take part in the debate. हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुकेगी। सरकार का तर्क है कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि किसी विषय पर चर्चा का जवाब कौन देगा। आपने कहा इस पे जवाब होना चाहिए, हमने कहा आपको सूद ब्याज के साथ जवाब देंगे। आपको समस्या क्या है? अब आप कहेंगे जवाब कौन देगा, ये हमें तय करना है। आप तय नहीं करेंगे कि जवाब कौन देगा, आप तय करेंगे कि आपका स्पीकर कौन होगा, आपकी पार्टी से बोलेगा कौन, ये आप तय करेंगे। हम तय करेंगे कि जवाब कौन देगा। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि विषय से संबंधित मंत्री की ओर से ही जवाब दिए जाने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के संतुष्ट नहीं होने पर ही नियमों के मुताबिक दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। But why are we jumping that stage? We are at stage 1, that a debate is to take place and a reply is to be given. After that, if you are not satisfied with the reply, then we come to the next stage. हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन 5 दिन से चल रहे गतिरोध पर सरकार और विपक्ष दोनों के ही कड़े रुख को देखते हुए इस सत्र के बाकी 2 दिनों में राज्यसभा में कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी, इसकी संभावना काफी कम है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ और कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बाफना साहब हैं, जो कि लंबे अरसे से संसद को कवर करते रहे हैं और ऐसे कई वाक़े भी आपने देखे होंगे। सुरेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से गतिरोध लगातार बना हुआ था, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ था, उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल भी शुरू हुआ, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष कुछ नरम पड़ता दिख रहा है या फिर अपनी उस मांग से कहीं कुछ पीछे हटा है या कुछ वक्त के लिए समझौता सा था? नहीं, देखिए, जिस तरह से गतिरोध अभी भी बना हुआ है तो उससे तो यही लगता है कि विपक्ष अपनी जगह पर अड़ा हुआ है और सरकारी पक्ष अपनी जगह पर अड़ा हुआ है।
ये ज़रूर हुआ है कि जो अप्रोप्रिएशन बिल था उस पर ज़रूर थोड़ी सी एक डिबेट वहाँ पर देखने को मिली आज राज्यसभा में। तो इससे लगा कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं कोई लचीला रुख अपना रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर लगा कि शायद ऐसा नहीं है। एक क्षणिक बात थी, ये कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था। ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस गतिरोध को ख़त्म किया जाना चाहिए था, दोनों पक्षों को एक लचीला रुख अपनाना चाहिए था। अगर विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री किसी बात पर जवाब दे, तो प्रधानमंत्री को जवाब देने में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सरकारी पक्ष को जो है सरकार चलाना है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी विपक्ष से अधिक है। तो मैं मानता हूँ कि सरकारी पक्ष को जो है वो अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए और विपक्ष की मांग कई बार जो है वो अनरीजनेबल भी हो सकती है, लेकिन उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जवाबदेही की आती है, जो आज गुलाम नबी साहब ने कहा, क्या वाकई जायज़ सवाल आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार है उसके बाद एक जवाबदेही को लेकर सरकार बदली, जनता से समर्थन की बात हुई, उसी जवाबदेही को लेकर जब सरकार कहे कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बात में दम नजर आता है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है धर्मांतरण का, और इस पर अगर विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, कुछ घटनाएं ऐसी देश में हुई हैं जिनको लेकर जो है वो सरकार की जो सोच है उसको लेकर कुछ लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हुई है कि सरकार का क्या आखिर रुख है इस बारे में। अगर इस तरह की कोई बात पैदा हुई है, आशंका पैदा हुई है, तो सरकार के लिए एक मौका है कि वो अपनी बात स्पष्ट कर दे इसके बारे में। और मुझे नहीं लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसका कोई रुख जो है वो इस मामले में कोई बहुत आपत्तिजनक रुख होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन उनको स्पष्ट करने में क्या परेशानी है, ये समझ के बाहर की बात है। और एक लचीला रुख जो लोकतंत्र में अपनाया जाना चाहिए सरकारी पक्ष को और विपक्ष दोनों को, वो स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है और इसकी वजह से 5 दिन तक जो है राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र और संसदीय जो हमारी परंपरा है और जो संसदीय संस्था है उसके लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। सुरेश जी, आपने इससे पहले भी इस तरह के कई मौके देखे होंगे जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़ा रहा हो, अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पहल होनी चाहिए थी या फिर जिस तरीके का रुख आमतौर पर ये कहा जाता है, आप बेहतर समझा पाएंगे कि सरकार किस तरीके से फ्लोर मैनेजर मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं, विपक्ष को मनाने की कोशिश होती है और एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। देखिए, ये कोशिशें लगातार हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई है कि दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अब कहीं ना कहीं दोनों में से किसी को थोड़ा अधिक लचीला रुख अपनाना होगा, किसी को कम लचीला रुख अपनाना होगा, तभी इसका समाधान निकलता है। और ऐसे कई वाक़ये जो हैं वो संसद में आए हैं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, जब गतिरोध की ऐसी स्थिति इससे भी अधिक दिनों तक बनी रही, लेकिन अंततः बातचीत के माध्यम से कोई न कोई समाधान निकाला गया है। लोकतंत्र में अंतिम जो समाधान होता है वो बातचीत के माध्यम से ही होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच में एक संवाद की जो कमी है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये जो गतिरोध है वो खिंचता चला जा रहा है। असल में जिस तरीके से इस मैं कहूँ कि शीतकालीन सत्र को लेकर जो बात सरकार कर रही थी कि बड़े अहम बिल थे और आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े बिल हैं एजेंडे में हैं, जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बन रही है उस एजेंडे को आगे ले जाने की कोशिश करने की, या फिर सरकार ये कहना चाह रही है या फिर कहने की कोशिश करती हुई नजर आएगी कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया या विपक्ष ने रास्ता नहीं दिया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, देखिए, सरकार जो है वो निश्चित रूप से वो अपना कामकाज कराना चाहती थी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिल थे जिनको वो पारित कराना चाहती थी इस सत्र के दौरान, लेकिन शायद सरकारी पक्ष को ये लग रहा है कि अगर हमने विपक्ष की इस डिमांड को स्वीकार कर लिया तो हम जो है वो जनता के बीच में कमज़ोर माने जाएंगे और हम जो है एक मजबूत सरकार हैं और विपक्ष की हर मांग को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह की कुछ बात जो है वो शायद उनके मन में दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए कि सदन के भीतर जो कुछ होता है और सदन के बाहर जो हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है और उनके बीच में बातचीत लगातार होती है और अंततः जो है इसका समाधान बातचीत के माध्यम से ही संभव होगा। और
ये अनंत काल तक तो इस तरह का गतिरोध नहीं चल सकता है, एक एक महीने तक। लेकिन आर्थिक एजेंडे पर जो बड़े बिल थे, मैं कहूँ कि जीएसटी को लेकर जरूर पेश किया गया है, लेकिन अगर पास नहीं होता है फिर उसमें डिले हो रहा है, या फिर मैं कहूँ बीमा संशोधन, देखिए सरकार की तरफ से जो जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। अब उसके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन सरकार अपने ढंग से सोचती है। लेकिन विपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर फेंक कर कोई लोकतांत्रिक ढंग से अपनी सरकार सक्षमता के साथ चला सके, ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए विपक्ष को साथ में लेके सरकार को चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यही एक रास्ता है, और इससे जो है वो सरकार कमज़ोर सिद्ध नहीं होती, बल्कि सरकार के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कोई अगर गलतफहमी पैदा हुई है तो उसका स्पष्टीकरण कर सके। तो एक अवसर है सरकार के सामने, तो उसको उस रूप में देखा जाना चाहिए, अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। कि विपक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री से के अलावा किसी और के बयान पर सहमत नहीं है, क्या वाकई इसके पीछे रीजन यही दिख रहा है? कई सांसद ये कह रहे थे कि बीजेपी या सरकार का हर फैसला सिंगल मैन के थ्रू हो रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, और ऐसे में बाकी किसी का बयान कोई मायने नहीं रखता। इस मामले में जो विपक्ष की जो ये इस तरह की मांग है, वो भी मुझे लगता है कि शायद उसमें थोड़ा सा लचीलापन उनको अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बात का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री दे, लेकिन बीच में जरूर ऐसा लगा था कि कुछ दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई है उससे प्रधानमंत्री उस बहस में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर हस्तक्षेप करके वो अपनी बात कह सकते हैं, तो उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट होता था। जवाब तो अंततः जो कंसर्न मंत्री हैं, जाहिर है ये मुद्दा जो है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो गृह मंत्री ही इसका जवाब देते हैं। और गृह मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सरकार की तरफ से जवाब है, उसमें प्रधानमंत्री भी सरकार में शामिल है, तो उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। तो गृह मंत्री को एकदम मतलब जो है वो पूरी तरह से नजरअंदाज करना विपक्ष की तरफ से, ये भी मुझे उचित नहीं लगता। चलिए सुरेश, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत पर भारत ने कड़ा एतराज़ दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंसानियत पर भरोसा करने वाले इस फैसले से सदमे में हैं। लोकसभा में एक मत से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। दरअसल पेशावर हमले के 2 दिन बाद लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने जमानत दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि ज़कीउर रहमान लखवी के बरी होने से इंसानियत में भरोसा करने वाले सदमे में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपना विरोध उचित शब्दों में पाकिस्तान के सामने रख दिया है। साथ ही उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि भारत की पाकिस्तान नीति में सदस्यों की भावनाओं को जाया नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहाँ जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा कि लखवी के खिलाफ सबूत नहीं होने की पाकिस्तान की दलील हमें मंजूर नहीं है। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को जमानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख से अवगत करा दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उन्हें 12 बजे अपनी बात कहने का मौका दिया। खड़गे ने इस मामले में पाकिस्तान के रवैये की निंदा की। लोकसभा में दूसरे दलों के सांसदों ने भी इस मसले को उठाया। जब पूरे पाकिस्तान में वकीलों की हड़ताल हो रही थी जी, तो उस वक्त ये विषय रावलपिंडी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करके बगैर बहस से अगर उनको बेल दिया जाता है और सरकार भी उधर अगर ध्यान नहीं देती है
तो इसको क्या कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का इसके बारे में क्या विचार है? चर्चा के बाद लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर लखवी को जमानत देने की निंदा की। We urge the government of India to take every step in its power, including through its relation with other countries, to put pressure on Pakistan to bring this matter to a satisfactory conclusion. ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने के मामले पर लोकसभा में सांसदों में गुस्सा कम और हैरानी ज़्यादा थी। और हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान में जहां बच्चों पर इतना जघन्य आतंकवादी हमला हाल ही में हुआ है, वहां पर एक बड़ी आतंकवादी घटना के अभियुक्त को इतनी आसानी से जमानत कैसे दे दी गई। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उधर पाकिस्तान ने ज़कीउर रहमान लखवी को 3 महीने हिरासत में रखने का फैसला किया है, लेकिन उसे 26/11 मुंबई हमले के आरोप में जेल में नहीं रखा जा रहा। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लखवी की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। 7 साल से लटके पड़े जीएसटी से जुड़े 122वें संविधान संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भले ही इस विधेयक को मौजूदा सत्र में पारित कराना मुश्किल हो, लेकिन ये बिल केंद्र और राज्य दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने इससे जनता को भी कई तरह के टैक्स से राहत मिलने की बात भी कही। लोकसभा में आज पेश जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल में पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया गया है, लेकिन इस पर टैक्स लगाने का फैसला बाद में होगा। वित्त मंत्री ने साफ किया कि बिल को अगले सत्र में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। When the bill is taken up for discussion, perhaps in the next session, we will make sure that the interest of every state is well looked after in this, and I will be open to all suggestions till the very last minute. वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया गया है, लेकिन इस पर टैक्स लगाने की तारीख का फैसला जीएसटी परिषद करेगी। केंद्र पहले 3 साल तक राज्यों को नुकसान की 100% भरपाई करेगा। चौथे साल 75% और 5वें साल 50% भरपाई की जाएगी। किसी राज्य में बनी वस्तु की बिक्री करने वाले राज्य को 1% अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। ये अंतरिम व्यवस्था 2 साल के लिए होगी। It's generally felt that it adds to the GDP, it adds to the volumes, and volumes itself will generate more taxation. आजादी के बाद जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच बिल के प्रावधानों को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। बुधवार को इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई थी। सरकार इसे 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाहती है। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी। इस साल देश की विकास दर 5.5% रहने का अनुमान है। संसद में पेश मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में पिछले साल के मुकाबले विकास दर में 0.8% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 4.7% थी। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यावधि आर्थिक समीक्षा पेश की। समीक्षा के मुताबिक अगले कुछ सालों में 7 से 8% की विकास दर हासिल की जा सकती है। वहीं अगले 1.25 साल तक खुदरा महंगाई दर 5.1 से 5.8% तक आ जाएगी। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से चालू खाते का घाटा घटकर 2% पर आने का अनुमान है। समीक्षा में यह भी कहा गया कि अगले साल मार्च से पहले ब्याज दरों में कमी की उम्मीद नहीं है। हालांकि सरकार को अंदेशा है कि इस साल कर वसूली अनुमान से कम रह सकती है और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1% पर लाना अभी भी बड़ी चुनौती है। The government is absolutely committed to meeting its 4.1 deficit target. But what we highlight in the report is that this commitment to meeting the target is going to happen under some very unusual and challenging circumstances. रिपोर्ट के मुताबिक 18 लाख करोड़ की परियोजनाएं अटकी हुई हैं। इनमें 60% ढांचागत क्षेत्र से जुड़ी हैं। समीक्षा में इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को साल 2014-15 के लिए पीएफ पर 8.75% ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ की सालाना बैठक में आज ये फैसला हुआ और साथ ही प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा अब 30 दिन की बजाय 20 दिन में ही निकाला जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों ईपीएफओ फंड को संशोधित निवेश पैटर्न का सुझाव दिया था।
इस सुझाव के तहत मंत्रालय ने ईपीएफ से 15% निवेश सीधे तौर पर इक्विटी बाजार में करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और ट्रेड यूनियन में सहमति नहीं बन पाई। Claims that is maximum time reduced from 30 days to 20 days. And fifth, we can now open accounts of EPFO in nationalized bank also. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी हनुमंत राव ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से माफी की मांग की है। राव का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने उन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। सरकार ने नायडू पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस सांसद हनुमंत राव ने शुक्रवार को सदन में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। वी हनुमंत राव ने एम वेंकैया नायडू से इस बारे में माफी मांगने और आसन से इसका रिकॉर्ड देखने की गुजारिश की। Question of my character, sir. Let them, you can see the record. Okay. If anything, no, otherwise he should make apology, yes, sir. He should make open apology, sir. It has to come from the chair, because parliamentary affairs minister has said something which is very serious about the member. Now you have to protect the member. विपक्षी दलों ने भी वी हनुमंत राव पर आरोप लगाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से स्पष्टीकरण की मांग की। We are members of parliament outside, so whatever we say outside, the decorum of the house, if it has to be maintained, then what has happened inside? About that, if a minister says outside. हालांकि सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू का बचाव किया। सरकार ने कहा कि राव पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मैं माननीय सदस्य को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है। इसके बाद आसन ने हनुमंत राव से कहा कि वो सभी दस्तावेजों के साथ नोटिस दें। आसन ने भरोसा दिलाया कि नियमों के मुताबिक सभी तथ्यों की जांच होगी। बुधवार को आसन ने नियम 255 के तहत राव को सदन की कार्यवाही से बाहर चले जाने को कहा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने आज देश के राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात की। शेख मुजीबुर रहमान के बाद बांग्लादेश के किसी राष्ट्रपति का ये पहला भारत दौरा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नजदीकी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग में आने वाली अड़चनों पर बात हुई। इसमें भूमि सीमा समझौते के नहीं लागू होने और तीस्ता जल बंटवारे को यथाशीघ्र अमली जामा पहनाने का मामला प्रमुख है। Definitely this visit is going to give a much more further push in the relationship, as I see. Already the energy cooperation is I think one of the most strength between the thing, and also connectivity, which is very important for not only for India's development but also for realizing looking east and all, and both for India's context and from Bangladesh context. बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। वे 6 दिनों तक भारत में रहेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और जमीन के रास्ते से जुड़ने के मामले पर भी गंभीरता से बात हो रही है। लेकिन सत्ता में आने के पहले बीजेपी ने भूमि सीमा विवाद समझौते को लागू करने का विरोध किया था, जिसके कारण ये तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस समझौते को लागू करने की बात कही थी, जिससे बांग्लादेश में भारत के प्रति नई आशा बंधी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए। हालांकि वो अब भी ऑस्ट्रेलिया के 505 रन के स्कोर से 26 रन पीछे है। पहली पारी में 97 रन से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहली पारी में शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाज मुरली विजय दूसरी पारी में 27 रन पर ही आउट हो गए। शिखर धवन 26 रन और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 71 रन था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 221 रनों से आगे खेलते हुए भारत के सामने 505 रन का स्कोर खड़ा किया। स्मिथ ने 133 और जॉनसन ने 88 रन की तूफानी पारी खेली। भारत की तरफ से उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट, जबकि वरुण एरोन और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी से लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 12.5 डिग्री और श्रीनगर में 0 से 4.2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते 110 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत करीब करीब पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चादर में ढका रहा। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। खराब विजिबिलिटी की वजह से जहां हवाई उड़ानों में देरी की शिकायत मिलती रही, वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त नजर आई। 100 से ज्यादा ट्रेनें तय समय से देरी से चल रही हैं। ठंड के मारे हम लोग परेशान हैं। यहाँ कोई इंतजाम नहीं था अपने के, ना लकड़ी का ना कोई चीज का, और रात भर यहाँ ठिठुरे पड़े हैं। गाड़ियाँ सुबेरे तक नहीं आ रही हैं। शुक्रवार की सुबह राजधानी दिल्ली का पारा गिरकर 7.4 डिग्री पर पहुंच गया। उधर जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में -4.2, जबकि लेह में तापमान 0 से 12.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड में अब तक ठंड की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग को भी कॉलेज जाना है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो मॉर्निंग का हो गया है, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम लोग रास्ते में, और इंटीरियर साइड जो है, जो गांव साइड है, उधर साइड तो और ज़्यादा ठंड है। सिटी में तो फिर भी काफ़ी आराम है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में शनिवार को भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर समेत दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। दिल्ली की विशेष अदालत के मुताबिक अभी इस मामले में 5 और गवाहों की जांच होनी बाकी है। इस मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी समेत 15 और आरोपी हैं। विशेष अदालत ने इन सभी पर 31 अक्टूबर को आरोप तय किए थे। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी ने ये एफआईआर गुरुवार देर रात उसके पार्टी कार्यालय में हुई लूटपाट और मारपीट के सिलसिले में दर्ज कराई। इसके लिए पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बीते 13 दिसंबर को राष्ट्रपति की सफल एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसके बाद से वो डॉक्टरों की देखरेख में थे। डॉक्टरों के मुताबिक राष्ट्रपति अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। गुरुवार शाम सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से दी जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को श्वास नली में संक्रमण की शिकायत थी। रिचर्ड राहुल वर्मा भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर शनिवार को शपथ लेंगे। 46 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने वाले पहले भारतीय अमेरिकी नागरिक होंगे। अमेरिकी सीनेट ने पिछले हफ्ते ही उनका नाम ध्वनि मत से मंजूर किया था। पाकिस्तानी सेना ने 32 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी खैबर घाटी से अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। पेशावर के स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना ने अब तक 89 आतंकियों को मार गिराया है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 245 अंक की मजबूती के साथ 27,372 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 66 अंकों की उछाल के साथ 8,225 पर बंद हुआ। आईटी, मेटल, ऑयल गैस और कैपिटल गुड्स शेयरों में उछाल दर्ज की गई। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा समेत 22 लेखकों को साल 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मुनव्वर राणा को उनकी कविता संग्रह शाहदाबा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी भाषा के लिए ये सालाना पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए दिया जाएगा।